डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट जो लेक्चर था आरएनए के ऊपर, उसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन जो है दैट इज़ ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? देखो, एक इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, he said that omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula, that means new cells always arise from the division of pre-existing cells। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। ये इस सेइंग का मीनिंग है, omnis cellula e cellula, new cells arise from the division of pre-existing cells। और सेल साइकिल होती क्या है? तो उसको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था हॉवर्ड और पेले नाम के दो साइंटिस्ट ने इन 1953। इन दो ने सेल साइकिल को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। तो सेल साइकिल होती क्या है? देखो, सेल साइकिल होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स which lead to duplication of genome and other cell contents like cell organelles, which eventually leads to the division of that particular cell into two daughter cells। यानी सेल साइकिल के अंदर हम उन इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिनके कारण किसी सेल का जो जीनोम होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी डुप्लीकेशन होती है जिन इवेंट्स के जरिए, प्लस उसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अमाउंट डबल करती हैं और अल्टीमेटली सेल डिवाइड कर जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स। तो ये सारे प्रोसेस में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं दे आर कंबाइंडली कम अंडर द हेडिंग सेल साइकिल। तो सेल साइकिल includes the sequence of events which leads to the duplication of genome, other cell content, with which ultimately leads to the division of that cell into the two daughter cells। इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं और इसको एक्सप्लेन किया था हॉवर्ड और पेले ने 1953 में। फिर आते हैं कि एक सेल का जो कंप्लीट ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का, दैट इज टर्म्ड एज जनरेशन टाइम। यानी ड्यूरेशन, जो पूरी सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होती है, दैट इज टर्म्ड एज जनरेशन टाइम। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल टिल इट्स ओन डिवीजन। एक सेल की फॉर्मेशन से लेके उसकी खुद की डिवीजन, जब वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, उस पीरियड को हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। एंड इट वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज के सेल्स में ये जनरेशन टाइम जो है वो वेरी करता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनका भी जनरेशन टाइम अलग अलग होता है। एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट एंड नेचर ऑफ द सेल। सेल्स की मेटाबॉलिक स्टेट और नेचर के ऊपर भी जनरेशन टाइम डिपेंड करता है। स्पीशीज टू स्पीशीज तो वेरी करता ही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो एक बैक्टीरियल सेल के लिए जनरेशन टाइम जो होता है वो 20 मिनट्स का होता है। बैक्टीरियल सेल्स के लिए जो ये टाइम पीरियड होता है, जनरेशन टाइम, एक बैक्टीरियल सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए कितना है? 20 मिनट्स। सिमिलरली हमारे जो ह्यूमन
हीला सेल्स जो होते हैं उनके लिए 26 आवर्स का जो है ये जनरेशन टाइम होता है ह्यूमन हीला सेल्स के लिए। ऐसे ही हमारे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके लिए 8 to 10 आवर्स का होता है। तो एक ही स्पीशीज के डिफरेंट सेल्स में भी जनरेशन टाइम वेरी कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें माउस के सेल्स की तो उनमें 24 आवर्स होता है। अनियन रूट टिप सेल्स, अनियन रूट टिप सेल्स, इनके लिए जनरेशन टाइम जो है वो 20 आवर्स का होता है, 20 आवर्स। तो अलग अलग स्पीशीज के सेल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में और एक ही स्पीशीज के डिफरेंट सेल्स के अंदर जनरेशन टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। और जनरेशन टाइम है क्या? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज जनरेशन टाइम और द टाइम पीरियड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल टिल इट्स डिवीजन, इसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो सेल साइकिल का होल प्रोसेस है, ये पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, वैसे तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स जो हैं, जीन्स क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वो प्रोटीन जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं इंटायर प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल को। और ये प्रोटीन्स जो सेल साइकिल के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती हैं, दीज आर ऑफ टू काइंड्स। इनको हम बोलते हैं नंबर 1 साइक्लिन्स एंड नंबर 2 CDKs। CDKs मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं विच कंट्रोल दी सेल साइकिल, जो सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं उसके अलग अलग फेजेस के दौरान। अब जो सेल साइकिल है, एक यूकैरियोटिक सेल की सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। इन ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस की बात करें तो उसमें अलग अलग तरह के फेजेस आते हैं। जैसे ये डायग्राम एक बनाई हुई है सेल साइकिल की, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली दो फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? एक फेज तो यहां से लेके ये कंप्लीट फेज, यानी ये सारा यहां तक, यानी जितना एरिया ये ब्लू लाइंस के बाहर है, ये वाला, इस सारे को हम बोलते हैं इंटरफेज। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या हैं? नंबर 1 इंटरफेज, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई फेज कह देंगे, आई फेज, इंटरफेज और आई फेज, ठीक है, ये सारा। और ये इतना जो है ये सेकंड फेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड फेज इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज, माइटोटिक, और जिसको हम एम फेज भी कह देते हैं, माइटोटिक फेज और एम फेज। देखो अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, ये मोस्ट एक्टिव फेज है सेल साइकिल का। अब मोस्ट एक्टिव फेज इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं कर रहा, बट द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर एक्चुअल डिवीजन which takes place during the mitotic phase। एक्चुअल डिवीजन कब हो रही है? माइटोटिक फेज के दौरान, इस स्टेज के दौरान। लेकिन
ये सारा जो इंटरफेज है उसके दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर एक्चुअल डिवीजन, जो किसमें होती है, माइटोटिक फेज में। तो जब प्रेपरेशन करता है सेल तो डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर, डीएनए की फॉर्मेशन, आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन्स की सिंथेसिस, ये डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स की फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर और सेल ग्रो करता है। तो ये जो फेज है इंटरफेज, ये एक किस्म का ग्रोथ फेज है, एक किस्म का डेवलपमेंट का फेज है या मोस्ट एक्टिव फेज है। एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोटिक फेज के दौरान होगी, जिसके दौरान मटेरियल्स की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन इंटरफेज सेल साइकिल का जो होता है उसका 90 to 95% जो टाइम होता है सेल साइकिल का वो इंटरफेज ही कंज्यूम करता है। अब इसको और तरीके से समझेंगे, जब कोई पर्सन किसी आर्म्ड फोर्स के अंदर रिक्रूट होता है तो लगातार उसकी ट्रेनिंग चलती है। तो ट्रेनिंग वाला पीरियड जो है वो लंबा होता है, लेकिन एक्चुअल जब उस ट्रेनिंग के कारण उसने जो स्किल्स डेवलप की होती हैं, फाइटिंग स्किल्स जो डेवलप की होती हैं, उन स्किल्स का यूज करने का मौका ड्यूरिंग दी वार उसे मिलता है। तो एक्चुअल वार तो थोड़ा टाइम ही लड़नी पड़ती है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए वो पूरी लाइफ अपनी लगा देता है। तो इसी तरह से किसी सेल की लाइफ के अंदर भी जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड है सेल साइकिल का, वो सेल की प्रेपरेशन में लगता है, उसकी ग्रोथ में लगता है। इसलिए ये जो पहला फेज है प्रेपरेटरी फेज, इसको इंटरफेज बोलते हैं, जिसमें 90 to 95% टाइम जो है सेल साइकिल का कंज्यूम होता है। और एक्चुअल डिवीजन जो होती है वो माइटोटिक फेज में होती है, जो कि सिर्फ 5 से 10% टाइम इसमें कंज्यूम होता है। अब ये जो इंटरफेज है, इसके आगे डिफरेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। इसके 3 सब फेजेस हैं। नंबर 1 G1 फेज, और जिसको हम ग्रोथ फेज 1 कह देते हैं। ये G मींस ग्रोथ फेज और गैप फेज, G1 फेज और ग्रोथ फेज, और ये पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी इसको कह देते हैं, क्योंकि सेल ने डिवाइड किया होता है, नया डॉटर सेल बनता है तो उसका इंटरफेज साथ की स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी इसको नाम दे देते हैं। तो G1 फेज ये फर्स्ट फेज है इंटरफेज का, और ये G1 की ड्यूरेशन जो है वो वेरी करती है डिफरेंट सेल्स में। G1 फेज का टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गर होता है इन लेस फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स बड़े कम डिवाइड करते हैं या उतने फ्रीक्वेंटली डिवाइड नहीं करते, उनमें G1 फेज का टाइम पीरियड क्या होता है, लॉन्ग होता है ये इन लेस फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स, जो लेस फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है इन मोर फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं उनमें G1 फेज यानी ग्रोथ फेज 1 या गैप फेज 1 या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज जो है उसमें कम होता है। अब इस फेज में एक्चुअल में होता क्या है, तो इस फेज के अंदर जो सेल है दैट प्रिपेयर्स फॉर डीएनए डुप्लीकेशन। एक बात तो ये आ जाएगी, सेल प्रिपेयर्स फॉर डीएनए
डुप्लीकेशन, उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है उसकी तैयारी करता है वो डुप्लीकेट करने की। एक्चुअल डुप्लीकेशन नेक्स्ट फेज में होनी है। सेकंड है वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम्स, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, गोल्जी बॉडीज, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इनका अमाउंट जो है वो डबल होना शुरू हो जाता है। अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट का भी अमाउंट डबल होना शुरू हो जाता है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज ये डुप्लीकेट करती हैं ड्यूरिंग द G1 फेज। ठीक है, फिर G1 फेज के लास्ट में सेल के पास 3 ऑप्शंस होती हैं। जब ये G1 फेज कंप्लीट होने वाला होता है तो 3 ऑप्शंस जो हैं वो लाई करती हैं सेल के पास। या तो सेल क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटिंग प्रोटीन्स जिनका नाम था साइक्लिन्स एंड CDKs, उन प्रोटीन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर या उनके कारण या तो सेल जो है वो क्या कर सकता है, सेल डिवीजन को यहीं अरेस्ट कर सकता है, सेल साइकिल को यहीं अरेस्ट कर सकता है। एक ऑप्शन तो ये है, सेल साइकिल रुक जाए यहां पे। दूसरा क्या है कि सेल परमानेंटली इसको सस्पेंड कर दे and enters into another phase which is called as G0 phase। G0 या ग्रोथ गैप फेज, कौन सा, डिफरेंशिएटिंग गैप फेज, यानी कि सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर ले और कोई खास फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे और सेल साइकिल को यहीं सस्पेंड कर दे और एंटर कर जाए इनटू अनदर फेज विच इज G0 फेज। या फिर इसके बाद क्या है, तीसरी ऑप्शन है कि सेल जो है वो G1 फेज के ऊपर ना तो अरेस्ट करे सेल साइकिल को, ना ही G0 फेज में एंटर करे, बल्कि नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाए यानी कि S फेज में एंटर कर जाए। अब सेल जो है उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा अगर वो S फेज में एंटर कर जाता है। तो 3 ऑप्शन है सेल के पास, या तो वो G1 फेज पे अरेस्ट कर ले सेल साइकिल को, या G0 फेज में एंटर कर जाए और परमानेंटली सस्पेंड कर दे सेल साइकिल को, और अल्टीमेटली तीसरी ऑप्शन है इट प्रोसीड इनटू नेक्स्ट फेज दैट इज S फेज, या वो अगले फेज में जाए यानी S फेज में एंटर कर जाए। अब इसके बाद आता है सेकंड हमारे पास G1 फेज के बाद नेक्स्ट क्या है, G2 फेज, S फेज। नेक्स्ट इज S फेज। सेकेंड फेज आ जाता है इंटरफेज का, दैट इज S फेज। S मीन सिंथेटिक फेज। ये वो फेज है जिसके दौरान डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए डबल्स इटसेल्फ, डीएनए अपने आप को डबल करता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या आती है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अब डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन। जो पहले सिंगल स्टैंडर्ड थे अब वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, यानी उनमें दो क्रोमैटिड्स, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अपीयर होंगी which remain attached with each other at a point which is called as centromere। ऑलरेडी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हो, हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स नजर आएंगी जो एक सिंगल पॉइंट पर आपस में अटैच्ड होंगी which is called as प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर। फिर बेसिक प्रोटीन्स यानी हिस्टोन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये मेरे ध्यान में आया G1 फेज के दौरान यहां प्रोटीन्स भी बनेंगे, प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेलिस का अमाउंट डबल होना और डीएनए स्टार्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डुप्लीकेशन, ये सारे काम जो हैं वो G1 फेज में हुए।
तो एस फेज में एक तो डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम्स डबल स्ट्रैंडेड हो रहे हैं, और हिस्टोन प्रोटीन जिनको हम बेसिक प्रोटीन्स बोल देते हैं उनकी सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस जो क्रोमैटिड्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, तो इनकी भी फॉर्मेशन होती है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेशन, जो सेंट्रियोल होते हैं क्योंकि वो प्लांट सेल्स में नहीं होते, तो सेंट्रोसोम्स की डुप्लीकेशन ये होनी शुरू होगी। तो एस फेज में ये काम होंगे, ठीक है। अब एस फेज के बाद सेल एंटर करेगा इनटू द नेक्स्ट फेज, और नेक्स्ट फेज जो होता है, और इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा, इसमें लगभग 6 to 8 आवर्स लगते हैं, 6 to 8 आवर्स का टाइम लगता है एस फेज के दौरान। G1 फेज में मैक्सिमम टाइम लगता है, इंटरफेज का जो सबसे लंबा फेज है वो G1 फेज है, लेकिन वो मैंने बोला था कि वेरी करता है, जो फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें शॉर्टर होता है, और जो लेस फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें G1 फेज लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, और इसमें 6 to 8 आवर्स। फिर काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स की यूनिट्स की सिंथेसिस भी होती है, काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमेयर में, तो काइनेटोकोर यूनिट्स की सिंथेसिस भी एस फेज के दौरान होते हैं। थर्ड हमारे पास फेज आ जाता है, थर्ड फेज है G2 फेज, G2 फेज और ग्रोथ फेज 2 और गैप फेज 2, ये नाम इसको दे देते हैं। तो ये जो G2 फेज है इसमें एक तो डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप कर जाती है, डीएनए डुप्लीकेशन और सिंथेसिस स्टॉप्स, एक काम तो ये होगा। दूसरा काम क्या होगा कि आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस का जो काम चल रहा था G1 फेज में और एस फेज में, फिर हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन की सिंथेसिस होनी शुरू होगी, दैट रिमेन कंटिन्यूस, वो कंटिन्यू रहेगा, यानी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस continues, remain continue, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए G2 फेज के। और एक चीज और कि G2 फेज के दौरान प्रोटीन जो बनती हैं, अभी मैंने बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस भी होती रहेगी, लेकिन प्रोटीन कौन सी बनेगी, प्रोटीन बनेगी which are responsible for the synthesis of spindle fibers, spindle fibers प्रोटीनेशियस होते हैं, एंड एस्टर्स, एस्टर जो हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी प्रोटीन की सिंथेसिस G2 फेज के दौरान होती है, ठीक है। एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी वो थिक एंड मोटाइल होते जाएंगे क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसमें टाइम पीरियड लगेगा 5 to 6 आवर्स का, 5 to 6 आवर्स। तो ये लॉन्गेस्ट है, ये उससे कम, और इसमें सबसे कम ड्यूरेशन जो है G2 फेज या गैप फेज 2 या ग्रोथ फेज 2 में लगता है। तो ये तो हुआ इंटरफेज कंप्लीट, ये सारा फेज जो है इसको इंटरफेज कह रहे हैं, जिसमें लगभग 90 to 95% टाइम लग रहा है। अब सेल पूरी तरह से तैयार हो गया, वो ग्रो कर गया, इनलार्ज हो गया, उसमें वेरियस सेल ऑर्गेनेलिस की डुप्लीकेशन होगी, क्रोमोसोम्स या डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, आरएनए की सिंथेसिस होगी, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो वो सब मटेरियल जो है उनके साथ सेल इक्विप्ड हो गया, विच आर रिक्वायर्ड फॉर
एक्चुअल डिवीजन ड्यूरिंग द एम फेज। अब जिन जिन जो है रिसोर्सेज की, जिन जिन मटेरियल्स की जरूरत है एम फेज के दौरान, वो सारे इंटरफेज के दौरान बन गए। तो अब हम बात करेंगे सेकंड फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, जैसा मैंने पहले बोला कि ये वो फेज है सेल साइकिल का जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, लगभग 5 to 10% टाइम लगता है सेल साइकिल का, और एक्चुअल डिवीजन सेल की इस फेज के दौरान होती है। और ये फर्दर आगे दो हिस्सों में बंटा हुआ है। यानी इसको अगर मैं ऐसे ले लूं, ये देखें, ये अगर एम फेज था हमारे पास, ये इतना एम फेज है ये, और ये सारा जो है ये इंटरफेस था। तो इसमें पहले G1 था, फिर S था, फिर G2 था, और G1 के साथ G0 फेज भी एक होता है कि अगर सेल जो है यहाँ पे अरेस्ट कर देता है सेल डिवीजन को और G0 फेज में एंटर कर जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो वो G0 फेज की बात आती है। मैं बात कर रहा था कि ये एम फेज है। एम फेज जो है या माइटोटिक फेज, ये फर्दर इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इसके दो हिस्से कौन कौन से आ जाते हैं? एक आ गया हमारे पास, इसको भी ऐसे ले लेता हूं मैं, ये वाला जो आ गया, ये क्या है? कोई भी सेल देखो जब डिवाइड करेगा, ये मान लो कोई यूकैरियोटिक सेल है, उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई एनिमल सेल है मान लो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स है। तो ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। देखो, कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस की डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो पहले तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करके एक से क्या बनेंगे? दो न्यूक्लियाई। यानी ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से ऐसे डिवाइड करने के बाद कैसे होगी वो आगे बात करते हैं। तो दो न्यूक्लियाई बन गए। जब ये दो न्यूक्लियाई बन गए आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, तो अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा इनटू टू पार्ट्स। ये साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। कोई भी यूकैरियोटिक सेल में ऐसे दो फेजेस में माइटोटिक फेज कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस डिवाइड्स and this kind of division is known as karyokinesis. Then cytoplasm divides into two daughter parts and the process is called as cytokinesis. तो ऐसे ही दो माइटोटिक फेज के आगे क्या हो जाएंगे? फेजेस। तो ये आ गया कैरियोकाइनेसिस और ये आ गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है उसके फर्दर फेजेस हैं। अब मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस, ये लिख दिया मैंने के, ये कैरियोकाइनेसिस, और ये क्या है? सी यानी साइटोकाइनेसिस, और पूरे को मैं बोल रहा हूं एम फेज। अब न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है, अब आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि इसके फर्दर डिफरेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा प्रोफेज। नंबर 1 क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज। यानी कैरियोकाइनेसिस सिंगल स्टेप में नहीं होती, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन ये नहीं होता कि एक ही स्टेप में हो जाएगी। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेप्स, और वो सब स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 सेकंड क्या आ जाएगा यहां पे? सेकंड आ जाएगा मेटाफेज, थर्ड आ जाएगा हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
एनाफेज, एनाफेज, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा टीलोफेज, टीलोफेज। ये 4 सब फेजेस मिलके कैरियोकाइनेसिस बनाते हैं। यानी जब सेल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इंटरफेज के दौरान सेल डिवीजन के लिए, तो माइटोटिक फेज में फर्स्ट फेज आएगा उसके सेल के न्यूक्लियस की डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, जिसमें फर्स्ट सब स्टेप आएगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। अल्टीमेटली इस सेल के कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे? ये सेल के 2 न्यूक्लियाई बन गए। ऐसे इन 4 स्टेप के बाद 2 न्यूक्लियाई बन गए, यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। और फिर होगी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, और उसे हम नाम क्या देंगे? तो सेकंड पार्ट आ जाएगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। तो अल्टीमेटली हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स, यानी इसके बाद हमारे पास ये 2 डॉटर सेल आ गए। अब इन दोनों डॉटर सेल्स में क्या है? अपना अपना इंटरफेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी G1 फेज। तो फिर से इनकी सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता है। बट ये जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, ये 2 टाइप्स की होती है। वन इज बाई सेल फरो मेथड, cell furrow method, and the second one is by cell plate method, cell plate method। cell furrow method से होती है साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स, और सेल प्लेट मेथड से होती है इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस होती है सेल प्लेट की फॉर्मेशन के जरिए, और सेल फरो के जरिए होती है एनिमल सेल्स के अंदर। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई सेल साइकिल। अब इसके बाद ये जो माइटोटिक फेज में, जिसके दौरान एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है, और वो आगे 2 स्टेप्स में है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस माइटोटिक फेज के दौरान जो वेरिएशंस हमें मिलती हैं, उसके बेसिस के ऊपर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स। और वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स है हमारे पास। अलग अलग तरह की माइटोटिक फेज में जो वेरिएशन मिलती हैं आगे, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की सेल डिवीजन्स हैं। कौन कौन सी? एक है ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, ये फर्स्ट सेल डिवीजन। सेकंड है माइटोसिस, एंड द थर्ड वन इज मियोसिस। तो ये एक एक करके हमने अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके बारे में बात करनी है कि व्हाट इज ए माइटोसिस एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, देन माइटोसिस, एंड इन द लास्ट मियोसिस। तो ये 3 डिफरेंट सेल डिवीजन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। Thank you very much.